नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री के हम नोट्स देख रहे हैं। सेंट्रल इस्लामिक लेंस क्लास 11 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 4 है ये। इस चैप्टर को हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है। पीपीटी नोट्स मैंने इंग्लिश में बनाए हैं इस चैप्टर के और एक्सप्लेनेशन हिंदी में की है। पीडीएफ डाउनलोड आपको चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी कर सकते हैं। तो ये नोट्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आ सकते हैं और क्लास 11 के स्टूडेंट्स भी इनको रेफर कर सकते हैं समझने के लिए चैप्टर को। तो सेंट्रल इस्लामिक लेंस ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी ज़रूरत हो सकती है और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। इतना मेहनत करते हैं हम उसके लिए। सेंट्रल इस्लामिक लेंस ये आप इस मैप में देख रहे हैं। अरेबिया, यहाँ से मक्का मदीना, यहीं से आज जो इस्लाम धर्म इतना बड़ा है, इतने सारे कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, वो उदय हुआ था यहीं से, इन लेंस से ही। सेंट्रल इस्लामिक लेंस, इस्लामिक लेंस ब्रॉट 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसी धरती से एक नया धर्म उदय हुआ था, एक नई कम्युनिटी आई थी और नए पॉलिटिक्स, अलग तरीके की सल्तनत यहाँ से उदय हुई थी। इस मैप को ध्यान से देखिए। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें मैप पढ़ने आने चाहिए, मैप को समझना आना चाहिए और मैप याद भी होना चाहिए। अफगानिस्तान, ये जो एरिया जहाँ पर इस्लामिक धर्म पहले फैला था, अफगानिस्तान, पर्शिया, आज का जो ईरान है, यहाँ पर इराक है, इधर सीरिया और ये टर्की और ये अरेबिया, यहाँ मक्का और मदीना। इन शहरों को भी इस मैप में देखिए कि आगे पढ़ने में हमको काम आने वाले। रिवर नाइल ये इजिप्ट का एरिया और यहाँ पर रिवर इंदुस, यहाँ से फिर इंडिया शुरू हो जाता है। ठीक है। एंटियोक, एडिसा, कॉन्स्टेंटिनोपल, सीरिया, डेमस्कस, बगदाद, मक्का, मदीना, बुखारा और समरकंद, ये शहर जो आगे हम पढ़ने वाले हैं मैप में, ये आपको ध्यान से कहाँ है इनकी पोजीशन देखिए। मेडिटेरेनियन सी इधर आता है, कैस्पियन सी यहाँ पर आता है, रेड सी अरेबिया के लेफ्ट साइड पे और अरब के राइट साइड पे पर्शियन गल्फ। ठीक है। अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं सोर्सेज के साथ। सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लेंस। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को हम कहाँ से जानते हैं, क्या उसके सोर्स होते हैं उस हिस्ट्री को पता करने के। ऐसे हर एक हिस्ट्री के अपने अलग अलग तरीके होते हैं उसको समझने के लिए। तो जो सेंट्रल इस्लामिक लेंस थी, जहाँ से इस्लाम का उदय कैसे हुआ, क्या उस टाइम की सोसाइटी थी, कैसे वो बाद में अलग अलग जगहों तक फैली, वो सोर्सेज का कहाँ से पता चलता है हमें। सेमी हिस्टोरिकल वर्क सच एज बायोग्राफीज, रिकॉर्ड्स ऑफ द सेइंग्स एंड डूइंग्स ऑफ प्रॉफिट, जिन्हें हदीथ कहते हैं। इस चैप्टर में जो अरबिक वर्ड्स हैं लैंग्वेज के, वो भी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैच करने के लिए आते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद की डूइंग्स और उनके सेइंग्स रिकॉर्ड्स जो हैं जिसमें, उन्हें हदीथ कहते हैं। कमेंट्रीज ऑन द कुरान, जिन्हें तफसीर कहते हैं, वो अवेलेबल हैं। लार्ज कलेक्शन ऑफ आई विटनेस रिपोर्ट्स जैसे अखबार, ट्रांसमिटेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ऑरली और ऑन पेपर। The authenticity of each report was tested by a critical method called isnad. अब ये जो थे, ये रियल है और किस टाइम के हैं, वो इस मेथड से पता चलता था, isnad. क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स, क्योंकि जो इस्लाम का उदय हुआ था उससे पहले वहीं पर क्रिश्चियन कम्युनिटीज भी थी, तो उनकी जो क्रॉनिकल्स है, उनकी राइटिंग्स हैं, उनसे भी इस्लाम धर्म के बारे में पता चलता है। बिसाइड्स क्रॉनिकल्स वी हैव लीगल टेक्स्ट, ज्योग्राफीज, ट्रेवलॉग एंड लिटरेरी वर्क सच एज स्टोरीज एंड पोएम्स। उस टाइम के जो राइटर्स थे, जो स्टोरी पोएम लिखते थे, ज्योग्राफीज लिखते थे, अलग अलग जगह पर ट्रेवलर्स जो थे अलग दूसरी जगह पर घूमने जाते थे तो अपनी डायरीज लिखते थे, तो उनके जो अकाउंट्स हैं उनसे भी वहाँ के टाइम की पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस पता चलती हैं। ठीक है। और ये सब चीजें हर एक हिस्ट्री में होती हैं। राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, अब अरब में इस्लाम धर्म उदय हुआ, उससे पहले अरब्स बिफोर मोहम्मद, उससे पहले अरब्स लोग कैसे थे और क्या करते थे। मोहम्मद का जन्म हुआ उससे पहले अरब में, उस लैंड पर लोग
जो थे उन्हें बेदोइंस कहते थे, वो ट्राइब्स थे और उसमें से एक फेमस ट्राइब बेदोइंस थी। बिफोर द प्रोफेट मुहम्मद द अरब्स वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स। जैसे पूरा का पूरा उससे पहले हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमने पर्शियन एम्पायर देखा था, वहां पर क्या थे, एक डायनेस्टीज थी, और सेम ऐसे रोमन एम्पायर था, वहां पर भी एक रूलर था, वो एक ही रूलर के अंडर काम रहते थे। लेकिन इन दोनों के बीच में जो ये अरबिक लैंड आती है, यहाँ पर कोई एक रूलर नहीं था, कोई एक राजा भी नहीं था, ना कोई डायनेस्टी थी। यहाँ पर सभी के सभी लोग कैसे थे, रहते थे, अलग अलग छोटी छोटी ट्राइब्स में डिवाइडेड थे, और हर एक ट्राइब का एक चीफ होता था, एक हेड होता था। A chief was chosen on the basis of his family as well as his personal courage, wisdom और generosity। और अपने कबीले के सरदार को वो कैसे चूज करते थे, उसकी करेज देख के कि उसमें कितनी शक्ति है, वो अपने कबीले को कितने अच्छे से रख सकता है, वो कितना जेनरस है, कितना काइंड है, उस हिसाब से कि वो सभी के प्रति समान भाव से जो हम काम करते हैं उसका बंटवारा हो सके। इस तरीके से एक चीफ का अलग अलग ट्राइब्स अपना एक मुखिया चुनती थी। मैनी अरब ट्राइब्स वर नोमेडिक, ज्यादातर ये ट्राइब्स नोमेडिक थी, मतलब एक जगह से चरागाह की तरह रहती थी, एक जगह सेटल होके नहीं रहते थे। और ये जो ट्राइब्स जो नोमेडिक थी इन्हें बेदोइंस कहते थे। मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज ऑफ द डेजर्ट इन सर्च ऑफ फूड, सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर अपने खाना जहां उन्हें बराबर मिलता था सीजन में, ऐसी उस तरीके से घूमती रहती थी। सम सेटल्ड इन सिटीज एंड प्रैक्टिस ट्रेड और एग्रीकल्चर, और कुछ ट्राइब्स थी जो एक ही जगह पर शहरों में बस गई थी, जैसे मक्का मदीना ये शहर थे, ठीक है, बड़े शहर, जहां पर वो ट्राइब्स एक ही जगह पर रहते थे और ट्रेड के थ्रू या एग्रीकल्चर के थ्रू अपना जीवन यापन करते थे। तो मोहम्मद के आने से पहले ये अरब के लैंड पर ये सारे के सारे ट्राइब्स अलग अलग जगह पर रहते थे। इधर आप देखिए, यहाँ पर पर्शियन एम्पायर था और यहाँ पर बाइजेंटाइन एम्पायर था, जो हम इससे थर्ड वाले चैप्टर में इनके बारे में देखे थे। यहाँ पर सीरिया और मक्का और मदीना ये शहर थे। कुरैश ये जो ट्राइब थी यहाँ, इसी कबीले, ये जो कबीला था कुरैश, इसी कबीले में प्रोफेट मोहम्मद का जन्म हुआ था। और ये जो सिटी है मक्का, यहीं पर इसका मोहम्मद के जन्म से पहले इस मक्का शहर का क्या इंपॉर्टेंस था, ये जो आज भी आप देखते हैं काबा इस शहर में आज भी है, ये पहले भी ऐसा ही होता था, ये मोहम्मद के बाद नहीं था। तो इस शहर का जो इम्पोर्टेंस था, इट वॉज इन दिस सिटी दैट मोहम्मद लिव्ड एंड कंट्रोल्ड द मेन श्राइन। मक्का में ही मोहम्मद का जन्म हुआ था और वहीं पर एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे काबा कहते हैं, ये इस तरीके का, ये भी वहीं पर था उससे पहले ही, जहां पर आइडल्स, सभी जो अपनी ट्राइब्स थी ना, जितनी भी ट्राइब रहती थी, वो अपने अपने जो आइडल्स थे या देवता थे, कोई भी जिसको वो पूजते थे, वो सब के सब सभी ट्राइब्स के लोग इसके अंदर उन चीजों को रखते थे और इसकी पूजा करते थे, इस काबा की। Tribes outside Makkah also considered the Kaaba as holy and placed their idols in it, an annual pilgrimage there। जो मक्का शहर के बाहर की जो बाकी अरबिक ट्राइब्स थी वो भी ऐसा ही करते थे, इसी काबा के अंदर अपने आइडल्स को प्लेस करते थे, जो जिनकी वो पूजा करते थे। जो हर एक ट्राइब का अलग पूजनीय देवता होता था, जिसकी वो कुछ नेचर की पूजा करते थे, कुछ अग्नि की पूजा करते थे, कुछ अपना एक देवता मानते थे अपने कुल देवता की तरीके से। तो उनकी एक मार्क के तरीके से उनकी मूर्ति या फिर उनका कोई निशान इस काबा के अंदर सभी ट्राइब के लोग रखते थे और हर साल उसकी पूजा करने के लिए आते थे, एनुअल पिलग्रिमेज के लिए। Makkah was located on the crossroad of a trade route between Yemen and Syria, which added to the importance of the city। ये सिटी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए थी कि ये मक्का जो यहाँ पर थी, सीरिया और यमन यहाँ पर था नीचे। यमन और सीरिया के बीच में ये ट्रेड रूट था बहुत ही ज्यादा खास, इसके ट्रेड के बीच में ये शहर आता था रास्ते में, इसलिए ये शहर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। ये दोनों तरफ सी आता है, यहाँ पर जो लैंड के थ्रू जो ट्रेड होता था वो इस रूट से होता था, सीरिया और यमन यहाँ नीचे। तो इस ट्रेड रूट पे मक्का आता था, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा था। तो अब मोहम्मद का जन्म होता है और आगे धीरे धीरे इस्लाम फैलता है, वो हम कैसे क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे, एक बार क्रॉनिकल व्यू थोड़ा देखते हैं तो आगे चैप्टर इजीली समझ में आएगा।
595 से शुरू होता है। मोहम्मद मैरिज खदीजा, मोहम्मद जो थे उनका खदीजा से विवाह हुआ। मोहम्मद हैड फर्स्ट रेवलेशन, 610 में मोहम्मद को पहली बार ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 621 में फर्स्ट एग्रीमेंट एट काबा विद मदीनन कन्वर्ट्स, जो मक्का और मदीना के लोग धीरे धीरे कन्वर्ट होना इस्लाम में शुरू हो गए थे। 622 माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना, 622 में मोहम्मद ने और अपने कुछ लोगों के साथ मक्का से मदीना शिफ्ट चले गए थे। 632 में जब उसके बाद जब मोहम्मद अपना देह छोड़ चुके थे, उसके बाद 4 खलीफा आए थे। ये उन खलीफा का टाइम पीरियड था, पहले 4 खलीफाओं का, अर्ली खलीफस, जिन्होंने सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट के एरिए को भी अपने इस्लाम के रूल के अंदर ले लिया था। 661 से ये 4 खलीफा के बाद से डायनेस्टीज के तरीके से रूल होना शुरू हो गया था। सबसे पहले उमायद रूल हुआ था। ये जो ट्राइब्स थी, इन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड पे अपना रूल करना शुरू कर दिया था, जो हेरिडेटरी हो गया था बाद में। उमायद आए थे, 750 तक रहे थे, और 750 से 945 तक अब्बासिद रूल था। ठीक है, 4 खलीफा, उसके बाद उमायद, फिर अब्बासिद। फिर 945 में अलग बहुत सारी ट्राइब्स, जो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड अब्बासिद के अंदर था, वो अब टूटना शुरू हो गया था, और अलग अलग छोटी छोटी जितने भी ट्राइब्स थे, उन्होंने अपनी शक्तियां अलग बनानी शुरू कर दी थी। वो अब्बासिड्स को अपना स्पिरिचुअल हेड तो मानते थे, लेकिन पॉलिटिकली खुद को अलग कर लिया था। उनमें से जैसे बाइड्स भी एक थे, जिन्होंने बगदाद को कैप्चर कर लिया था। 1063 से रूल ऑफ निजामुल मुल्क, ये सल्जुक ट्राइब के थे, उन्होंने अपना अलग रूल करना शुरू कर दिया था। 1095 से 1291 तक क्रूसेड्स हुए थे, यानी कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियन, ये ऐसी लैंड थी जो दोनों तरफ से मुस्लिम्स और क्रिश्चियन आपस में मिलते हैं, ऐसा जगह था, एरिया जो था, इसलिए उनके बीच में फिर बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी, जिन्हें क्रूसेड्स कहते हैं। वो टाइम पीरियड था। फिर 1111 में डेथ ऑफ गजली, जो ईरानियन स्कॉलर था, उसका, और 1258 में मंगोल्स, जो शायद नेक्स्ट चैप्टर है, उन्होंने बगदाद को कैप्चर कर लिया था, उनका टाइम पीरियड था। ठीक है, तो ये अभी हम चैप्टर फिर शुरू करते हैं थोड़ा सा क्रोनोलॉजी देखने के बाद। प्रिंसिपल्स एंड मैसेजेस ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। अब इस जो चैप्टर में हम कहाँ तक करने वाले हैं, जहाँ तक अब्बासिद रूल था, यहाँ तक इस फर्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। प्रिंसिपल्स एंड मैसेजेस ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो प्रोफेट मोहम्मद थे, वो खदीजा से उनका विवाह हुआ था, और उन्होंने फर्स्ट रेवलेशन हुआ, उनको ज्ञान प्राप्ति हुई एक पहाड़ी पर, मक्का शहर में ही एक पहाड़ी पर वो थे, वहां पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और उन्हें क्या ज्ञान प्राप्ति हुई और क्या लोगों को संदेश दिया? मोहम्मद वॉज एन अरब बाय लैंग्वेज, लैंग्वेज उनकी अरब थी, एंड कल्चर, अपने कल्चर से भी वो एक अरब थे, लेकिन प्रोफेशन से क्या थे? मर्चेंट थे। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड, रसूल। इन सलत, रसूल, ये जो अरबिक वर्ड्स है, इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। खुद को वो अल्लाह का मैसेंजर कहते थे। एंड कमांडेड टू प्रीच दैट अल्लाह अलोन शुड बी वर्शिप्ड, और उन्होंने बताया था कि अल्लाह ने मुझे संदेश दिया है कि सबको बताओ कि मेरा कोई भी सानी नहीं है, केवल मैं ही हूँ जिसकी तुम्हें पूजा करनी है, अल्लाह की ही पूजा करनी है। ही प्रीच्ड दैट वर्शिप शुड इन्वॉल्व सिंपल रिचुअल्स सच एज डेली प्रेयर्स, सलात जिन्हें कहते हैं। तो जो डेली प्रेयर्स होती हैं मुसलमानों की, वो उसका आदेश मोहम्मद ने दिया था कि अल्लाह ने मुझे कहा है कि हर एक रोज मुझे याद करना है तुम्हें। हिज फॉलोअर्स शुड फॉलो मॉरल प्रिंसिपल्स, और जो मॉरल प्रिंसिपल्स, अपना जीवन कैसे जीना है। एब्सटेन फ्रॉम थेफ्ट, चोरी कभी नहीं करनी है, किसी का सामान पे अपनी कभी भी आंखें नहीं रखनी है। डिस्ट्रीब्यूट आर्म्स, तुम्हारे पास जो है धन, वो गरीबों में बांटना है, लोगों की सहायता करनी है। बी बाउंड टुगेदर थ्रू कॉमन रिलीजियस बिलीफ, और तुम सभी को एक साथ मिलके जुड़ के रहना है, एक ही रिलीजियस बिलीफ रखते हुए अपना। तो ये तो अच्छी बात है। ही प्रीच टू फाउंड अ सिंगल कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, और इन सारे जो बिलीफ, ये जो सारी की सारी इनके रिलीजियस बिलीफ्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इनको जो मानने वाले लोग हैं, वो एक साथ यूनाइट होंगे, एक होंगे, तो उनको क्या बोला जाएगा? उम्मा। एक कम्युनिटी की स्थापना की उन्होंने, जिन्हें उम्मा कहा जाता था, और उनके जो फॉलोवर्स थे, उन्हें मुस्लिम कहा जाता था। हिज फॉलोवर्स वर कॉल्ड मुस्लिम्स। कम्युनिटी का नाम उम्मा।
They were promised salvation on the day of judgment, Qayamat, and a share of resources of the community while on earth. और उनको अल्लाह ने वादा किया है कि जब तक वो धरती पर हैं तब तक वो मिलजुल कर अपने रिसोर्सेज को आपस में बांटेंगे, और जब इस दुनिया का जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, कयामत का दिन आएगा, तो जो भी लोग मेरे सच्चे मन से पूजा करते हैं, उस दिन जब कयामत का दिन आएगा, उस दिन जजमेंट का भी डे होगा कि किन्होंने अच्छे से इसी हिसाब से अपना जीवन जिया है तो उनको मुक्ति प्राप्त होगी उस दिन, उसी दिन। ऐसा अल्लाह ने उन्हें वादा किया है। तो ये इसके अलावा बहुत सारी मोहम्मद की भी से उनकी प्रीचिंग्स थी। अब हम पहुंचते हैं हिस्ट्री पर, आगे के इवेंट्स, इस्लामिक कैलेंडर। हमने पीछे उसमें देखा था कि 622 में मोहम्मद ने मक्का छोड़ के मदीना चले गए थे। क्यों चले गए थे? द मुस्लिम्स एंड देयर न्यू रिलीजन हैड फेस कंसिडरेबल ऑपोजिशन फ्रॉम द मक्कन्स। कुछ भी अच्छी चीज होती है तो उसका ऑपोजिशन भी आता ही है। मक्का से शुरू हुआ था मुस्लिम, वहीं पर मोहम्मद ने अपनी प्रीचिंग्स, अपने संदेश सुनाए थे, लेकिन जो बाकी अलग अलग देवताओं को पूछते थे लोग, उन्होंने कहा कि हम इस चीज को नहीं मानते हैं, और उन्होंने काफी ऑपोजिशन उनका करना शुरू कर दिया था। तो 622 में फिर मोहम्मद को अपने फॉलोअर्स के साथ मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ गया था, और मदीना में जो उनके लोग थे उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और उनका, मोहम्मद का स्वागत किया। जबकि बाद में फिर मक्का के लोगों ने भी धीरे धीरे, जब इस्लाम फैला तो मक्का के लोगों ने भी और पूरे अरब के बाकी ट्राइब्स ने भी धीरे धीरे उसकी उनकी संदेश को सुनना और उन्हें समझना शुरू किया था और इस्लाम धर्म को कबूल करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब 622 में ये जो जर्नी थी, 622 में मोहम्मद मक्का से मदीना गए, इस ईयर से मुसलमानों ने हिजरी कैलेंडर अपना शुरू किया, बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम कैलेंडर, जिसे हिजरी कैलेंडर, हिजरी एरा कहा जाता है। द डेट इन द हिजरी कैलेंडर इज फॉलोड बाय द लेटर AH। जैसे हम अभी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं उसमें हम पीछे C लगाते हैं, ऐसे हिजरी कैलेंडर में डेट्स के पीछे AH लगाया जाता है। हिजरी ईयर है वो लूनर ईयर है, 354 डेज का है, जिसमें 12 महीने हैं और 29 या 30 डेज होते हैं एक महीने में। ईच डे बिगिंस एट सनसेट। सनसेट होने के बाद उनका दिन शुरू माना जाता है, अगला दिन माना जाता है। और उनका महीना कब शुरू होता है? जब आधा चंद्रमा दिखाई देता है। हम हिंदुओं में कैसा होता है, दिन जब सूरज उगता है उससे दिन की शुरुआत मानी जाती है, और जब चांद पूरा खत्म हो जाता है और या फिर पूर्णिमा का चांद होता है, वहां से 15-15 दिन का होता है। लेकिन मुसलमानों में पूरा जो 30 दिन होते हैं वो कैसे होते हैं? आधा चांद और दोबारा जब वो खत्म होके वापस आधा चांद बन के आता है या फिर उग के फिर वापस आधा चांद बनता है, वो पूरा एक महीने का टाइम पीरियड इनका एक महीना होता है। ठीक है। Islamic calendar, the Hijri year is about 11 days shorter than the solar year। जो अभी हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, उससे हिजरी कैलेंडर 11 दिन कम पड़ता है, छोटा बढ़ जाता है। Therefore, इसीलिए जो इस्लामिक फेस्टिवल्स है वो किसी एक सीजन में ही आते हैं। जैसे क्रिश्चियंस का त्यौहार है, हमारे हिंदुओं के जो त्यौहार है, बाकी दूसरी कम्युनिटीज और धर्म के जो त्यौहार हैं, वो इस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर को। तो उनकी जो त्योहार आते हैं वो एक सीजन में पर्टिकुलर में होते हैं। जैसे दिवाली, वो जब सर्दियां शुरू होती हैं उस टाइम पे ही आती है। ऐसे ही क्रिसमस भी दिसंबर में जब सर्दियां चरम पर होती है तभी आती है। लेकिन हिजरी कैलेंडर को फॉलो करते हैं इसलिए उनके फेस्टिवल्स किसी एक सीजन में नहीं आते, उनके सीजन्स, और रमजान, ईद, हज, ये सारे अलग अलग टाइम पर आते रहते हैं और बदलते भी रहते हैं धीरे धीरे। देयर इज नो इजी वे टू मैच द डेट्स। इसलिए जो अगर हिस्ट्री को कुछ देखना होता है कि कब कोई उनके टेक्स्ट में अगर उन्होंने कोई इवेंट लिखा है कि इस हिजरी कैलेंडर के हिसाब से इस टाइम पे ये इवेंट हुआ था, तो उसको अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से निकालने पड़ते हैं तो वो मैच डेट हो नहीं पाती है, थोड़ा मुश्किल होता है। एग्जैक्ट नहीं होता है लेकिन रफ कैलकुलेशन उसका किया जा सकता है, वो उसके लिए फॉर्मूला लगता है। ठीक है। अब आगे आते हैं। फिर उसके बाद जब मोहम्मद ने अपना देह छोड़ दिया था, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद उन्होंने अपना कोई वारिस तो छोड़ के नहीं गए थे, तो उसके बाद 4 खलीफा आए थे। ये 4 खलीफा कौन थे? रशिदुन,
जिन्हें गाइडेड वंस भी कहा जाता है, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये चार थे। और इन चारों के बाद जो रशीदुन, ये जो चार थे, उनके बाद क्या आए थे, उमायद, अब्बासिद और ऑटोमन एम्पायर। ये उनके टाइम पीरियड्स हैं। ठीक है, तो पहले ये चार खलीफा है, इनको पढ़ा जाएगा, उसके बाद उमायद और अब्बासिद और ऑटोमन एम्पायर का चैप्टर ही अलग है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। द खलीफत एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले चार खलीफा आए थे इस्लाम धर्म में, वो क्यों थे और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद इन 632 एडी, 632 एडी में मोहम्मद की डेथ हुई, उनका कोई भी वारिस नहीं था जो इस्लाम धर्म को आगे गाइड कर सके कि क्या होना चाहिए। इसलिए जो मोहम्मद की अथॉरिटी थी वो उम्मा कम्युनिटी को सौंप दी गई थी कि अब ये कम्युनिटी मिलकर डिसाइड करेगी कि आगे जो इनके जो स्पिरिचुअल हेड होंगे वो कौन होंगे, कौन उनको आगे की राह दिखाएगा। Then began the process of innovation led by the formation of institutions of खलीफा। और इसलिए उम्मा कम्युनिटी ने फिर खलीफाओं की शुरुआत की, स्थापना की, कि जो प्रॉफिट के डेप्यूटी के तरीके से खलीफा काम करेंगे, उनके एक मैनेजर टाइप डेप्यूटी के तरीके से खलीफा होंगे, जो वो बताएंगे, उसी जो मोहम्मद के संदेश हैं लोगों तक पहुंचाना, और लोग उस तरीके से काम करें, अपना उसी तरीके से जीवन जिए, ये खलीफा बाकी लोगों को बताएंगे। और इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूटिंग उम्मा, जो जितने भी ट्राइब्स थी जो उम्मा के अंतर्गत आ गई थी, उनका कंट्रोल करना, उनको गाइड करना। और दूसरा, रेज रिसोर्सेज फॉर द स्टेट, और उन लोगों के जीवन के लिए रिसोर्सेज को रेज करना, सब जगह से वो अपने जीवन अच्छे से जी सकें। सिर्फ धर्म या फिर कम्युनिटी जो बिलीव्स हैं उनसे तो पेट नहीं भरेगा, तो दूसरा वो अपनी जीवन कैसे जी सके, उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, उनका खलीफा काम करेगा, उनको डिसाइड करेगा। ठीक है, द फर्स्ट फोर खलीफा, तो ये जो चार खलीफा थे, अबू बकर, उमर और उस्मान और फिर उसके बाद अली, इनका टाइम पे क्या क्या हुआ था वो देखते हैं। फॉलोइंग मोहम्मद डेथ मैनी ट्राइब्स ब्रोक अवे फ्रॉम द इस्लामिक स्टेट्स। मोहम्मद की डेथ के बाद काफी लोगों को ये विश्वास हो गया था कि अब उनका तो कोई है नहीं वारिस, तो अब हमें इस्लाम में क्या करना है, आगे कौन बताएगा। तो काफी सारे ट्राइब्स ने आपस में, और विद्रोह भी कुछ हो गए थे शुरू, कि कौन उनका नया वारिस बनेगा, कौन आगे गाइड करेगा। इनमें भी काफी रिवोल्ट्स होने शुरू हुए थे, थोड़ा अंदरूनी कलह शुरू हो गए थे। तो फर्स्ट खलीफा वाज अबू बकर। तो पहले खलीफा अबू बकर बने, जो मोहम्मद के दामाद थे, शायद ससुर थे अबू बकर। ही सप्रेस रिवोल्ट्स बाय अ सीरीज ऑफ कैंपेन्स। काफी लोग चाहते थे, जो ये चौथे थे ना अली, इनको चाहते थे, और काफी लोग चाहते थे कि अबू बकर बने, तो बने लेकिन पहले अबू बकर। उन्होंने इन रिवोल्ट्स को, काफी सारे जो रिवोल्ट्स उस टाइम पे हुए थे, उनको अपने तरीके से सबको दबा दिया। सेकंड खलीफा थे उमर। ही शेप्ड द उम्मास पॉलिसीज ऑफ एक्सपेंशन। अबू बकर ने सिर्फ उन चीजों को कंट्रोल किया, 2 साल का ही इनका, 1.5 से 2 साल का ही इनका रेन था, टाइम पीरियड था। उमर का टाइम पीरियड लगभग 10 साल का था। इन्होंने एक्सपेंशन की पॉलिसी को अपनाया। उन्होंने लगा कि अब अगर अपने कम्युनिटी के लिए रिसोर्सेज गेन करने हैं तो वो कैसे आएंगे, रेड्स के थ्रू, वहां से लोग दूसरी जगह अपना धर्म को एक्सपांड करेंगे। कैसे, उन्होंने बाइजेंटीन एम्पायर जो उनका वेस्ट की तरफ था, और ससेनियम एम्पायर जो ईस्ट की तरफ था, वहां पर एक्सपांड करना उमर ने शुरू किया। और इसके नतीजा क्या निकला, सीरिया, इराक, ईरान और इजिप्ट, ये अरब्स के कंट्रोल में आ गए। ठीक है, the third Khalifa was Uthman. He packed his administration with his own men and led this to opposition in Iraq and Egypt. वैसे जो ये बाकी के 3 खलीफा थे, इन तीनों को रिवॉल्ट्स वगैरह ये जो चीजें चलती थी, इनके चलते इन तीनों की हत्याएं की गई थी। द थर्ड खलीफा वाज उस्मान। तीसरे खलीफा उस्मान थे। इन्होंने गलती एक कर दी थी, बहुत अच्छे थे, लेकिन गलती इन्होंने कर दी कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इनको अपने ही लोगों को भरना था, कि जो काम करने के लिए लोग चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सारे अरब्स ही हो, हमारी ही कम्युनिटी के हो। वो कुरैशी कम्युनिटी के थे बाय बर्थ, तो वो ज्यादातर सारे के सारे कुरैश होता कि जिस पर हम भरोसा कर सकें। और मोहम्मद भी इसी ट्राइब के थे,
कुरैश के थे, तो उन्हीं लोगों पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, उनको हक भी है उनकी काम को करने का, ज्यादा हक है उन्हें। तो इसकी वजह से जो बाकी इराक, ईरान, इजिप्ट इनमें जो एक्सपांड किया था उन लोगों ने, वहां के लोगों ने रिबेल करना शुरू कर दिया कि हम भी तो मुसलमान हैं, तो हमें भी तो हक है ये सब करने का। विद इन द डिकेड ऑफ द डेथ ऑफ मोहम्मद, द अरब इस्लामिक स्टेट्स कंट्रोल द वास्ट टेरिटरीज बिटवीन इजिप्ट एंड अफगानिस्तान, और इन्होंने और अफगानिस्तान तक भी अपना एरिया बढ़ा लिया था। ऑपोजिशन इन इराक एंड इजिप्ट, इन जो बाकी जो जीती गई थी वहां पर ऑपोजिशन की वजह से उस्मान का एसेसिनेशन हो गया, उनको उनकी हत्या कर दी गई। फोर्थ खलीफा वाज अली, लास्ट जो थे वो अली थे। इनके टाइम पे भी सेम ऐसा ही था। काफी जो आज मुस्लिम दो समुदायों में डिवाइड है, शिया और सुन्नी, ये इन चौथे खलीफा के टाइम पीरियड में ही हुआ था। जो शिया थे वो चाहते थे कि अली ही आगे के सक्सेसर बने, जो सुन्नी थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, और भी काफी सारी चीजें थी इनके आपस में विद्रोह होने की। अली स्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एट कूफा, कूफा जो शहर था वहां पर इन्होंने खुद को स्टैब्लिश किया, और डिफीटेड एन आर्मी लेड मोहम्मद वाइफ इन द बैटल ऑफ द कैमल। बैटल ऑफ कैमल हुआ था जिसमें मोहम्मद की वाइफ को उन्होंने डिफीट कर दिया था, जो चाहते थे कि दूसरा जो एक कबीला था जो चाहता था कि अली ना बने सक्सेसर, नेक्स्ट खलीफा ना बने। ही वॉज नॉट एबल टू सप्रेस द फैक्शन लेड बाय मुवैया, मुवैया भी एक थे जो जिनके रिवोल्ट को ये सप्रेस नहीं कर पाए थे, जो उस्मान के आदमी थे, इनके जो इनसे जो पहले खलीफा थे, और सीरिया के गवर्नर भी वो नियुक्त थे। सून आफ्टर अली वॉज असैसिनेटेड बाय अ खर्जी इन अ मॉस्क्यू एट कूफा, एक खर्जी के द्वारा कूफा के मॉस्क्यू में जब ये नमाज पढ़ रहे थे उस टाइम पे अली की हत्या कर दी गई। आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर्स पेड एलिगेंस टू हिज सन हुसैन एंड हिज डिसेंडेंट्स। मुवैया जिन्होंने अली की हत्या की थी, उन्होंने अब खुद को नया खलीफा घोषित कर दिया 661 में, और उसके बाद उमायद डायनेस्टी की उन्होंने स्थापना की जो 750 तक चली थी। अब पहले जो चार खलीफा थे और खलीफा इन्होंने भी खुद को घोषित किया, इनमें डिफरेंस क्या था? जिन्होंने मुवैया ने उमैयद डायनेस्टी शुरू की थी, ये इसका एक्सपेंशन देखिए, यहाँ पर इजिप्ट है, और ये नॉर्थ साउथ अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, इराक, ईरान और सीरिया, ये अरब है, यहाँ पर इजिप्ट है, ये पूरा का पूरा उमायद्स के अंडर में इस्लामिक वर्ल्ड इतना फैला था। तो इनमें जो डिफरेंस था उमायद्स में और पहले चार खलीफा में, वो ये था कि इससे पहले तक इनके जो सक्सेसर्स थे, जो खलीफा थे, वो लोग मिलके डिसाइड करते थे, कबीले के लोग किसी एक जगह किसी एक कबीले के नहीं बन सकते थे, वो लोग मिलके डिसाइड करते थे कि कौन नेक्स्ट खलीफा बनेगा। जबकि मुवैया ने जो उमैयद डायनेस्टी शुरू की, खुद को खलीफा खुद ही बनाया, और उसके बाद से उन्होंने लोगों को इस चीज के लिए भी राजी कर दिया कि अब से जो खलीफा बनेंगे वो क्या है, बेटे बनेंगे उनके, इस तरीके की डायनेस्टी शुरू हो जाएगी कि एक जो खलीफा है उसका बेटा ही नेक्स्ट खलीफा बनेगा, उनका रूलर बनेगा एक तरीके से। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंक्वेट टेरिटरीज, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था उमायद्स के अंदर, टेरिटरीज का, इतनी टेरिटरीज उनके अंडर में थी, तो हेडेड बाय गवर्नर्स जिन्हें अमीर कहते थे, और ट्राइबल चीफ्स जहाँ पर सिर्फ ऐसा एरिया जहाँ पर छोटी छोटी ट्राइब्स हैं उनके चीफ को अशरफ कहते थे। द सेंट्रल ट्रेजरी बैत अल मल obtained its revenue from taxes, रेवेन्यू कहाँ से आता था? टैक्स से भी और रेड से भी आता था। कैलिफ सोल्जर्स मोस्टली बेदोइंस, जो सोल्जर्स ज्यादातर जो बेदोइंस थे, सेटल्ड इन कैंप सिटीज, सिटीज अलग से कैंप सिटीज बनाई जाती थी जैसे कूफा और बसरा, वहां पर ये सोल्जर्स रहते थे। रूलिंग क्लास एंड सोल्जर्स रिसीव्ड शेयर्स फ्रॉम बूटी एंड मंथली पेमेंट, जो रूलिंग क्लास थे और जो सोल्जर्स थे उनको अपने शेयर्स या अपनी पेमेंट, या तो जो लूट का होता था उससे मिलती थी सारी पेमेंट, उन्हीं से उनका बंटवारा हो जाता था। The non-Muslim population retained their rights on property and religious practices on payments of taxes such as kharaj and jizya. जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी उनके अंडर में, जैसे क्रिश्चियंस थे या फिर जुडाइज्म को मानने वाले थे लोग थे, वो अपनी प्रैक्टिसेस और अपने जो रिलीजियस बिलीफ है, अपना धर्म है, सब
कर सकते थे, लेकिन उसके बदले उन्हें टैक्स देना पड़ता था मुस्लिम रूलर्स को, खलीफाओं को, खर्च या जजिया जिन्हें कहते थे। और अपनी प्रॉपर्टी भी वो रख सकते थे अपने पास, लेकिन उस प्रॉपर्टी को रखने के लिए भी उन्हें जजिया टैक्स देना पड़ता था, खर्च टैक्स देना पड़ता था। Jews and Christians were declared as protected subjects of the state, दमीज। इन्हें, जो ज्यूज और क्रिश्चियंस थे, उन्हें दमीज कहा जाता था कि ये अलग धर्म को मानते हैं, तभी इन्हें प्रोटेक्ट जरूर किया जाएगा। The Umayyads and the changes introduced by Umayyads in politics and administration। उमायद्स और उनके द्वारा जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंज किए गए थे वो क्या थे। मुवैया वाज द फर्स्ट उमायद खलीफा। ही हैड मेड हिमसेल्फ द खलीफा आफ्टर द डेथ ऑफ अली इन 661। तो 661 में शुरुआत हुई और खुद को ही इन्होंने अपना खुद को ही खलीफा डिक्लेयर किया था मुवैया ने। और कुरैशी ट्राइब के थे ये, इसलिए इनको लोगों को इन्होंने कन्विंस किया कि मोहम्मद भी कुरैशी ट्राइब के थे, तो हमारी ही ट्राइब के लोगों को और मेरे ही वंश के लोगों को हक है कि वो खलीफा बने और आगे की मुस्लिम जो एम्पायर है, जो सारी की सारी चीजें हैं, उनको गाइड करें। द उमायद्स इम्प्लीमेंटेड अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल मेजर्स व्हिच फर्स्ट कंसोलिडेटेड देयर लीडरशिप विद इन उम्मा। और खुद को पॉलिटिकली उन्होंने स्ट्रॉन्ग भी किया था और लोगों को इस चीज के मनाया भी था, जितने भी उम्मा के अंदर लोग आते थे कि हम आपका लीडर बन के। मुवैया ने अपनी कैपिटल जो थी वो दमस्कस शिफ्ट कर ली थी एंड अडॉप्टेड द कोर्ट सेरेमनीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर। अब उन्होंने एक एम्पायर, एक राजा की तरीके से काम करना शुरू किया था, तो जो भी इंस्टीट्यूशंस, जो एक पॉलिटिकल सारा का सारा ढांचा होता है, वो उन्होंने कहाँ से ग्रास्प किया, बाइजेंटाइन एम्पायर से लिया था, कि जैसे वो लोग करते हैं। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस हेरिडिटरी सक्सेशन एंड persuaded the leading Muslims to accept his son as his heir। और बाकी मुस्लिम्स को, उम्मा कम्युनिटी के बाकी लोगों को भी उन्होंने कन्विंस किया कि अब से सारा का सारा जो सक्सेशन है, नेक्स्ट जो बनेगा, वो हेरिडिटरी चलेगा। ठीक है। ऑल्दो दे वर क्रिश्चियन एडवाइजर, उनके ये है दमिश्कस, जो सीरिया में था, जहाँ की उन्होंने अपने को राजधानी बनाई थी। ठीक है। Although there were Christian advisor in administration and Zoroastrian bureaucrats and scribes, it was Islam that provided legitimacy to their rule। रूल और जो सारी चीजें थी, एडमिनिस्ट्रेशन, वो इस्लाम के तरीके से चलता था, जबकि उन्होंने क्रिश्चियंस और जोरोस्ट्रियन जो बाकी धर्म के लोग हैं, उनको भी छूट दी हुई थी, वो अपना जीवन अपने तरीके से जी सकते हैं। The imperial power was not based directly on Islam but on statecraft। जो इंपीरियल पावर है वो स्टेट के अंदर रहेगी, ना कि रिलीजियस तरीके से चलेगी। दे अपील्ड फॉर यूनिटी एंड सप्रेस रिबेलियंस ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। जहां पर भी रिवोल्ट होते थे, विद्रोह होते थे, वो इस्लाम के नाम पर उन्हें दबा दिया जाता था कि इस्लाम धर्म इन चीजों की इजाजत नहीं देता है, ऐसे कह के उन रिवोल्ट्स को दबा दिया जाता था। द कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्द मलिक, एक और जो इसी उमायद डायनेस्टी में, उमायद रूलर्स में आए थे, अब्द अल मलिक 685 से 705 तक, उनका भी एक खास योगदान रहा था, इसलिए इनका नाम भी इसमें आता है चैप्टर में। अरब एंड इस्लामिक आइडेंटिटी इन्होंने स्टैब्लिश की थी। अरबिक वाज अडॉप्टेड एज लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इस्लामिक कॉइनेज वाज इंट्रोड्यूस्ड। उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज है उसको अरेबिक ही रखना है, ऐसा फिक्स किया, और नए तरीके के इस्लामिक कॉइनेजेस को इंट्रोड्यूस किया। जेरूसलम में उन्होंने डॉम ऑफ द रॉक बनाया था, जो अरब इस्लामिक आइडेंटिटी को बयां करता है। ये जेरूसलम सिटी इसीलिए मुस्लिम्स के लिए और क्रिश्चियंस के लिए, दोनों के लिए खास हो जाती है। क्यों खास है, और बाकी वो हम जब नेक्स्ट वीडियो में क्रूसेड्स वाला आएगा उसमें भी हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस। डिफरेंस बिटवीन द इस्लामिक एंड अदर कॉइन्स दैट वर सर्कुलेटिंग इन द खलीफा। अभी ये जो अब्द अल मलिक थे, इन्होंने नए तरीके के जो सिक्के चलाए थे, वो क्या डिफरेंस था पहले के सिक्कों में और अब के। पहले जो सिक्के थे वो गोल्ड के दिनार, गोल्ड के जो सिक्के थे उन्हें दिनार कहते थे, और सिल्वर के जो सिक्के थे उन्हें दिरहम कहते थे, जो खलीफा के अंदर उन रूल में चलते थे, जो कि बाइजेंटीन एम्पायर और इरानियन कॉइन्स की कॉपी थी, जिन्हें दिनारियस और दिरहम कहा जाता है। दे हैड सिंबल्स ऑफ क्रॉसेस एंड फायर ऑल्टर्स। उन पर जो बने होते थे, इस तरीके के सिक्के होते थे, किसी पर जैसे ये
देवी, आग की देवी का चित्र, मूर्ति बनी हुई है इस सिक्के पर, तो उन पर अलग अलग ऐसे कहीं पर क्रॉस बना हुआ है, इस तरीके के निशान होते थे। और उन पर जो लैंग्वेज होती थी वो ग्रीक या पालवी होती थी, जो ईरान की लैंग्वेज है, उस पर जो साइड में जो लैंग्वेज लिखी हुई है। तो अब्द अल मलिक ने क्या चेंज किया, इन सिक्कों पर से ये चीजें हटाकर उन्होंने कहा कि अरब के जो सिक्के हैं, हमारे जो सिक्के हैं, उन पर सिर्फ अल्लाह का संदेश ही खुदा हो सकता है और उन्हीं की जुबान में। तो अरब लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज में उन्होंने सिर्फ उन पर इंस्क्रिप्शन, अल्लाह के नाम की इंस्क्रिप्शंस उन्होंने उस पर छपवाई, और ऐसे ही सिक्के चले। ये उससे पहले के सारे सिक्के उन्होंने हटा दिए। नेक्स्ट उमायद्स के बाद आते हैं अब्बासिद। ठीक है, उमायद्स वर रिप्लेस बाय अ मूवमेंट कॉल्ड दावा अब्बासिद्स। अब्बासिद्स ने एक दावा नाम से मूवमेंट चलाया और उमायद्स को हटाकर अपना एम्पायर स्टेब्लिश किया। ये मक्का से बिलोंग करते थे। 750 में इन्होंने अपना रूल शुरू किया था। उमायद रेजिम वाज पोर्ट्रेड एज एविल बाय द अब्बासिद्स। अब्बासिद्स ने बताया कि जो उमायद्स का रूल है वो बहुत ही बेकार है और लोगों पर अत्याचार हो रहा है, इस तरीके से उन्होंने उमायद्स को बताया। और उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया कि इस्लाम की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो हम ही स्टैब्लिश कर सकते हैं। द आर्मी वॉज लेड बाय एन ईरानियन स्लेव। उनकी जो आर्मी थी वो एक ईरानियन स्लेव अबू मुस्लिम ने उनको गाइड किया था। और उन्होंने लास्ट जो उमायद खलीफा थे मारवान, उनको डिफीट किया था इन अ बैटल एट द रिवर जैब। रिवर जैब के किनारे बैटल हुई थी इनकी। लास्ट मारवान जो लास्ट रूलर थे, लास्ट खलीफा थे, सॉरी मैं बार बार रूलर बोल देती हूँ, लास्ट खलीफा जो थे मारवान, उनको डिफीट करके अबू मुस्लिम ने ईरानियन डायनेस्टी एक तरीके से नेक्स्ट चला दी थी। जिसमें पहले उसमें क्या थे, उमायद्स में अरबिक ज्यादा था सारा का सारा। उमायद खलीफा थे, उन्होंने सब कुछ अरब लैंग्वेजेस हैं, अरब कॉइन्स हैं, सारी की सारी जो मुस्लिम आइडेंटिटी एक तरीके से अरबिक आइडेंटिटी के नाम से दर्शानी शुरू कर दी थी। उसी तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन में लोग भी वही ज्यादा होते थे उनके। लेकिन अब्बासिड्स थे वो ईरानियन थे उनका मूल, तो उन्होंने बाद में अपना उसमें शामिल करना शुरू किया। अब ये जो था अब्बासिद, जो अब्बासिद खलीफा थे, उनका टाइम पीरियड काफी लंबा चलता है। 9th सेंचुरी का ये मैप है कि इनमें बाद में जो 9th तक तो अब्बासिद खलीफा जो थे वो अच्छे से रूल कर रहे थे। लेकिन उसके बाद इनमें भी जो अलग अलग ट्राइब्स थी, उन्होंने अब्बासिड्स को अपना हेड मानते हुए, रिलीजियस हेड या स्पिरिचुअल हेड मानते हुए भी अपनी पॉलिटिकल जो आइडेंटिटी थी, वो अपना रूलर जो रूल था वो उनसे अलग करना शुरू कर दिया था। ये 9th सेंचुरी का है। जैसे कि यहाँ पर जो ये पिंक कलर का जो शेड आता है, यहाँ के जो अब्बासिद से तुनिशिया के, उन्होंने खुद को अलग कर लिया। तहरिद्स यहाँ के जो थे उन्होंने अलग कर लिया। यहाँ के ये पूरा अब्बासिद रूल है, लेकिन ये बाकी के जो कलर्स हैं ये इन्होंने अपने को खुद से पॉलिटिकली खुद को अलग कर लिया था। द अब्बासिद रूल शुरू कैसे होता है? अंडर द अब्बासिद रूल द इन्फ्लुएंस ऑफ अरब्स डिक्लाइंड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इरानियन कल्चर इंक्रीज्ड। इससे पहले जो उमायद्स थे उसमें क्या था, अरब का इन्फ्लुएंस ज्यादा था, अरबिक इन्फ्लुएंस ज्यादा था। उसके बाद अब्बासिद्स के बाद वो इन्फ्लुएंस उन्होंने खत्म किया और इरानियन कल्चर का उसमें और बढ़ावा दिया। और अब्बासिद्स एस्टैब्लिश देयर कैपिटल एट बगदाद। ये मैप में यहाँ देखिए बगदाद, यहाँ पर जो ईरान में कैपिटल है बगदाद, यहाँ इसको अपनी कैपिटल बनाया था। उससे पहले यहाँ पर दमिश्कस उमायद्स की यहाँ पर कैपिटल थी और बगदाद की, अब्बासिद्स की बगदाद कैपिटल इन्होंने बनाया था। द आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी वर reorganized on a known tribal basis to ensure greater participation by Iraq and Khorasan. अब्बासिड्स ने इराक और खुरासान के लोगों का भी अपनी आर्मी में और ब्यूरोक्रेसी में पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया था। द रिलीजियस स्टेटस एंड द फंक्शंस ऑफ द खलीफा वर स्ट्रेंथन अंडर देयर रूल। इन्हीं के रूल में खलीफा का जो स्टेटस था और फंक्शन थे वो ज्यादा स्ट्रेंथन हुए थे। दे पेट्रोनाइज इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस एंड स्कॉलर्स। उन्होंने इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की थी। बहुत सारे स्कॉलर्स उस टाइम पे हुए थे। आर्ट और आर्किटेक्चर का को भी बहुत बढ़ावा दिया था अब्बासिद रूल के अंडर में। दे रिटेन द सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ स्टेट, और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन्होंने शुरू किया था बगदाद से। दे मेंटेन द स्प्लेंडेड imperial architecture and elaborate court ceremony
सेरेमोनियल्स ऑफ द उमायद्स। तो उमायद्स की कुछ चीजें रखते हैं उन्होंने अपने को आर्किटेक्चर और ये सब चीजों को भी काफी बढ़ावा दिया था उन लोगों ने। 750 से 1258 तक ये रहा था अब्बासिड डायनेस्टी। बगदाद इनकी कैपिटल थी यहाँ पर। और ये इधर बाइजेंटीन एम्पायर उस वक्त तक इतना सिमट कर रह गया था। यहाँ पर रम की सल्तनत थी और यहाँ पर यहीं से तुर्क्स ने बाद में दिल्ली की सल्तनत की स्थापना की थी। ये वाला एरिया 1210 का है ये। ठीक है। बगदाद, समरकंद, मक्का, मदीना, इनको भी आप ध्यान से देखिए शहरों को। अब इन्होंने कैसे हुआ था कि इतना बड़ा जो एम्पायर इन्होंने अब्बासिड्स ने मेंटेन किया था, वो धीरे धीरे अब्बासिड्स के बाद सल्तनतें शुरू हो गई थी। ब्रेक टूटना, छोटे छोटे पार्ट में क्यों टूटना शुरू हुआ था, उसके रीजन थे। अब्बासिड स्टेट बिकेम वीकर बिकॉज द कंट्रोल फ्रॉम बगदाद टू डिस्टेंट प्लेसेस ऑफ द एम्पायर डिक्लाइंड। उन्होंने सेंट्रलाइज्ड करना शुरू किया था सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन। तो बगदाद से सब जगह कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था बाद में, बाद के जो खलीफा थे। इसलिए धीरे धीरे एम्पायर जो था उनका वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटना शुरू हो गया था। अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रो अरब एंड प्रो ईरानियन। उससे पहले जो उमायद थे वो अरब्स थे, ये ईरानियन कल्चर को ज्यादा बढ़ावा देते थे। तो उनमें भी बाद में अरब्स, जो लोग अरेबिक उसको ज्यादा सपोर्ट करते थे और कुछ ईरान को सपोर्ट करते थे, उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू कर हो गए थे। जिसमें से खुद जो हारून अल रशीद, इनके एक खलीफा थे, उनके ये दोनों बेटे थे मामून और आमीन। ये भी ऐसे थे, एक अरब को और एक ईरानियन को ज्यादा सपोर्ट करते थे। इनमें भी आपस में दोनों जो इनके बेटे थे उनमें आपस में विद्रोह होने के कारण भी सिविल वॉर की तरीके से हालात बन गए थे। Supporters of Amin and Mamun, the son of Harun al-Rashid, which led to the creation of new power blocks of Turkish slave officers. इन दोनों में भी आपस में विद्रोह, एक दूसरे से इनके विचार ना मिलने के कारण भी इन लोगों ने अलग अलग अपने कंट्रोल शुरू कर दिए थे करने। और तुर्किश जो स्लेव्स थे, तुर्क से जो इनके स्लेव्स थे, जो वहां से आते थे लोग इनकी आर्मीज में, उन लोगों ने भी अपना काम करना अलग से शुरू कर दिया था। ऑल दिस डेवलपमेंट्स लेड टू क्रिएशन ऑफ नंबर ऑफ डायनेस्टीज एंड अब्बासिड पावर लिमिटेड टू सेंट्रल इराक एंड वेस्टर्न ईरान। और 950 तक आते आते बाद में धीरे धीरे जो अब्बासिद पावर थी वो ईरान और सेंट्रल इराक तक ही लिमिटेड रह गई थी। बाकी जगह पर अलग अलग छोटे छोटे रूलर्स बन गए थे। इन 945 द बाइट्स, a Shaikh clan from the Caspian region of Iran captured Baghdad. They kept the Abbasid Khalifa as the symbolic head of their Sunni subjects. अब अपने जो सुन्नी जो लोग थे उनके लिए उन्होंने अब्बासिद खलीफा को ही उनका सिंबलिक हेड तो माना, लेकिन शाइट क्लैन थी बाइट्स के, वो शिया मुसलमान थे। उन्होंने अपना अलग से बगदाद को कैप्चर करके इस एरिया में अपना अलग से रूल शुरू कर दिया था। इस मैप में देखिए तो ये वाला बगदाद का ये जो एरिया है, यहाँ पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट थे फातिमिड्स, थे जिन्होंने कंट्रोल किया था। फातिमिड्स वर ऑफ शाइट ओरिजिन, ये भी सुन्नी मुसलमान थे एंड हैड एम्बिशन टू रूल द इस्लामिक वर्ल्ड। इनको भी यही लगता था कि हमें इस्लामिक वर्ल्ड पर रूल करना चाहिए, जितने भी इस्लामिक उम्मा कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं सबका रूलर हमें बनना चाहिए। दे क्लेम डिसेंडेंट्स ऑफ फातिमा द डॉटर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, जो मोहम्मद की डॉटर थी फातिमा, उनके वो वंशज थे। तो इसलिए उनका कहना था कि हम उनके वंशज हैं, उनके खून के हैं, तो हमारा ज्यादा हक बनता है इस्लाम पर रूल करने का। दे हैड देयर बेस इन नॉर्थ अफ्रीका एंड कंक्वर्ड इजिप्ट एंड एस्टेब्लिश न्यू कैपिटल एट कायरो। अब यहाँ पर यह है इजिप्ट, सॉरी कर्जर कहाँ गया, ये है इजिप्ट में कायरो। इस वाले एरिया को फातिमिड्स ने कंट्रोल किया और कायरो को अपनी कैपिटल बना लिया। इस तरीके से अब्बासिड ऐसे ब्रेक होने शुरू हुए थे पार्ट्स में। द तुर्क्स वर नोमैडिक ट्राइब्स। नेक्स्ट तुर्क्स जो थे वो नोमैडिक ट्राइब्स थे सेंट्रल एशियन स्टेपीज से, वो भी बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। तो दे वर स्किल्ड राइडर्स एंड वॉरियर्स।
स्किल्ड राइडर्स और वॉरियर्स थे जिन्होंने अब्बासिड्स में, समनिद और बायद एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी में अपने अपने तरीके से, कुछ स्लेव्स के तरीके से काम करने शुरू हुए थे तो कुछ सोल्जर्स के तरीके से काम करने शुरू हुए थे। और इनकी खासियत थी कि ये बहुत ही स्ट्रांग होने के साथ साथ बहुत अच्छी मिलिट्री पावर इनमें थी, एबिलिटी थी, और बहुत लॉयल भी होते थे। उस वजह से ये हाई पोजीशन तक धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचते चले गए थे। और बाद में इन्होंने ही बाद में सल्तनत की शुरुआत की थी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इन खलीफाओं के बाद धीरे धीरे सल्तनतों की शुरुआत कैसे हुई थी। तो आज का जो ये चैप्टर होता है, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 2 या 3 पार्ट में ये चैप्टर हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मैं फिर आपसे बोलूंगी कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अगर देखते हैं तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मुझे बहुत हौसला मिलता है, उससे बहुत मेहनत लगती है, 1 हफ्ते के बाद एक वीडियो बनती है। तो आप लोगों से आशा है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और आपको मेरे में कोई पॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम मिलती है या कुछ और एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, बाय बाय, फिर मिलते हैं।